हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। क्लास 10वीं एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हम आप सभी को करा रहे हैं, तो उसमें हमने चैप्टर 2 जो बहुलक था वो कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा अध्याय 3 है, तो अध्याय 3 क्या है बच्चों? अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। समीकरण युग्म समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है? समीकरण हमको बनाकर दे देगा, ठीक है ना। उसमें क्या होंगे? चर और अचर होंगे। और क्या होंगे बच्चों? अब देखो, हमारी जो अध्याय है, अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमने आप सभी को रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघात का मतलब आप सभी को बता दिया था, ठीक है ना। और क्या क्या बताया था हमने अपनी पिछली जब हम अध्याय 2 कर रहे थे, क्या पढ़ाया था? बहुलक पढ़ाया था। तो बहुलक में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा हम बता दें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम अभी तक, ठीक है ना। तो बहुलक में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण और एक चर वाले द्विघातीय समीकरण, एक चर वाले त्रिघातीय समीकरण, ठीक है ना बच्चों। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कैसा होता है? 0 होता है। दो चर वाला जो होता है ए एक्स द्विघाती समय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो त्रिघाती होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो हमारा क्या है? ए फर्स्ट है, ए सेकंड है, ए थर्ड है। बहुलक में हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है। और यदि चतुर्थ घात आ जाए, चतुर्थ घात का मतलब होता है यदि हम चतुर्थ घात समीकरण बनाए, ए एक्स के ऊपर 4 की घात, बी एक्स के ऊपर 3 की घात, सी एक्स को स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा हो गया? चतुर्थ घातीय समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर है 0 के। तो बच्चों, अभी तक हम एक चर के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, जहाँ पर आप सभी को बता दें, जहाँ पर हमारा जो होता था, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है ना। जो समीकरण है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दूसरे को ऐसा लिख सकते हैं, तीसरे को ऐसा लिख सकते हैं, और चौथा कौन सा है? चतुर्थघातीय समीकरण, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर हम आप सभी को बता रहे हैं, जहाँ पर ए तथा बी, एक काम करो, ए बी सी डी तथा ई अचर का काम करते हैं। अब बच्चों, अचर के बारे में हमने आपको बताया था, अचर क्या होता है। तो हमने आप सभी को अचर के बारे में बताया था कि अचर क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों, अचर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? अचर। अचर का मतलब आप समझ गए हैं। और प्लस तो सब आ गया इसमें, क्या क्या आ गया इसमें? परिमेय आ गया, अपरिमेय आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या प्लस पूरी मिलके क्या बनाती है? इक्वल टू क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब जो अचर लेना है, अचर क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या का समूह, पूर्णांक संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का समूह, परिमेय संख्या का समूह, पूर्णांक संख्या और परिमेय अपरिमेय संख्या का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आती हैं? अचर संख्या आती हैं। जितनी भी वास्तविक संख्या है सभी क्या है? अचर है। तो ए बी सी डी ई जो हमारे दिए गए थे एक चर वाले रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्थघात में, तो हमने ए बी सी डी ई का उपयोग जो किया है इन समीकरणों में, वो किसका काम कर रहा है? अचर का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब तो आप समझ गए। अब हम क्या बताएं आपके लिए बच्चों? अब इसके आगे हम बताते हैं आपको। यहां पर देखिए, ठीक है ना। अब बताते हैं चर का मतलब। तो चर का मतलब तो हम आप सभी को बता चुके हैं। पिछली जब हमने अध्याय 2 को किया था, उसमें चर और अचर को सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है ना। तो बच्चों, जो चर होता है,
चर क्या मानना है, चर इक्वल टू मानना है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर चर का काम करेंगे। ठीक है ना बच्चों। आप सभी बोलोगे सर हमने ए बी सी डी और ई, ठीक है ना, तो ए भी तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, लेकिन हमने इन सभी का उपयोग किस में किया है, यहाँ पर अचर में। तो मेरा उत्तर है बच्चों, हमने आप बताओ, हमने सूत्र जब बनाया, इसको सूत्र के आधार पर एक्सप्लेन आपको करके बता रहे हैं, सूत्र के आधार पर आपको समझा रहे हैं, तो हमने ए बी को क्या माना है, अचर माना है। तो वो सब हमने आपको बता दिया। कैसे बताया, जहाँ पर यानी हमने एक्सप्लेन करा है जहाँ पर ए बी सी डी ई जो इन सभी में दिए गए हैं, समीकरण ए में, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो देखो ए बी सी डी ई, तो इसमें सभी शामिल हो गए। इसमें ए बी बस है, ए बी सी इसमें है, ए बी सी डी है इसमें। तो इसमें यानी पांचों हमारे क्या है, तो चर, ए बी सी डी ई है तो चर, लेकिन किसका काम कर रहे हैं, अचर का काम कर। वही तो लिखा हमने, जहां पर ए बी सी डी ई अचर का काम करते हैं। वास्तव में चर है, ठीक है ना, लेकिन किसका काम कर रहा है, सूत्र में अचर का काम कर रहा है। ठीक है ना, सूत्र में कर रहा है अचर का काम, लेकिन चर है। तो बच्चों अब देखो, अब हमारा क्या क्या बचा, इसमें एक्स बचा है, ठीक है ना। तो जो समीकरण में हमारा रह जाता है, क्या रह जाता है, ए बी सी डी ई को छोड़कर जो हमारे समीकरणों में बच जाता है, ठीक है ना। तो समीकरण किसी भी प्रकार से आ सकता है। यहाँ पर एक्स दे दिया है तो कुछ और आ जाए, ठीक है ना, वाई आ जाए, जेड आ जाए, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि 26 अक्षर आ जाएं। क्या आ जाएं, 26 अक्षर आ जाएं, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो वो सभी अक्षर क्या होते हैं, वास्तव में हमारे चर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने आपको बताया है, जब हमने सूत्र में एक्सप्लेन करके बताया है, एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघात में, लेकिन हमने ए बी सी डी ई को क्या माना था, अचर माना है। लेकिन ठीक है ना, अचर का काम कर रहे, चर का काम नहीं कर रहे ए बी सी डी। लेकिन वास्तव में ए बी सी डी ई 26 तक हैं जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्या है, चर हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में तब समझ गए होंगे। तो अब हम इसके बारे में बात नहीं करते। हमारा आज का विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। बच्चों अब देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभी हमने आपको एक चर वाले बताए, कितने बताए, एक चर वाले रैखिक, एक चर वाले द्विघातीय, एक चर वाले त्रिघातीय, एक चर वाले चतुर्थघात। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो चर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाए, दो चर ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखो बच्चों, दो चर वाले हमारे रैखिक समीकरण किस प्रकार से होंगे, आप देखिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होगा, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में किस प्रकार का होगा हमारा, इसको मान लो समीकरण 1, यानी इस रूप का बनेगा। जहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर ए बी सी काम कर रहे हैं, अचर का। लेकिन वास्तव में ए बी सी जो है ना, चर हैं। हमने आपको बताया चर 26 जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं सभी चर होते हैं, और जो वास्तविक संख्या होती, जो हमने बताया जो नंबर होते हैं वो सभी अचर हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश के जो वर्णमाला के जो 3 यहाँ पर अक्षर हैं ए बी सी, किसका काम कर रहे हैं, अचर का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि बच्चों इन सभी की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्या होगी, वैल्यू होगी। कहाँ से होगी, वास्तविक संख्या से होगी। वास्तविक संख्या के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, वास्तविक संख्या वास्तव में होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हमने अभी पिछले जब हमने आपको बहुलक पढ़ाया था उसमें एक चर था। यहाँ पर देखो दो चर कौन कौन से हैं, एक्स अचर, देखो हमने वही लिखा है, ए बी सी काम कर रहे अचर का, ठीक है ना। तथा, अब तथा क्या कर रहा है, तथा एक्स और वाई हमारा चर का काम कर रहे हैं। बच्चों देखो, ठीक है ना। देखो रैखिक का मतलब हमने आप सभी को बताया था। देखो दो चर होंगे, दोनों चरों के ऊपर एक की घात होगी, ठीक है ना। यदि बोलता दो चर वाले द्विघातीय समीकरण, ऐसा लिखा होता
दो चर वाले द्विघातीय समीकरण। तो हम देखो दो चर हमारे कौन से हैं, ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस सी इक्वल टू हम क्या कर देते, 0 कर देते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों है हमारा, इसमें यदि बोला जाए दो चर वाले हमारे द्विघातीय समीकरण, तो उसमें दो चर होंगे, क्या होंगे, उसमें दो चर होंगे, दोनों चरों के ऊपर 2 की घात होगी, और ए बी सी हमारा किसका काम करेगा, इसमें अचर का काम करेगा, और एक्स वाई किसका काम करेगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी एक्स लिख दिया था, क्योंकि दो चर हैं तो एक्स वाई दो चर रहेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ना। तो बच्चों जो हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 10वीं NCERT बुक का हम सिलेबस आप सभी को करा रहे हैं। तो 3.1 में हमारे क्या है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को हमें आपको करना है, ठीक है ना, उन सभी को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमें प्रश्न जो दिए गए हैं आप सभी को बता दें, थ्योरिकल प्रश्न दिए गए हैं। तो इन थ्योरिकल प्रश्नों को हमें क्या करना है, इन थ्योरिकल प्रश्नों को हमें बीजगणितीय समीकरणों में बनाना है, ठीक है ना, समीकरण युग्मों में इनको बनाना है। कहने का मतलब जो हमारा अध्याय ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें इन परिभाषाओं को पढ़कर दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न एक ही आधार पर हम आप सभी को कराएंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को अगली क्लास में हम करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।